नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। आज जिक्र मतदाता रहा चुप, मतदान हुआ सुस्त। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में पहले चरण में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है और इस बार के चुनाव में मतदाताओं में काफी उदासीनता देखने को मिली। राज्य में करीब 55.89% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और ये आंकड़ा पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में लगभग 7% कम है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में सबसे अधिक 61.5 तो अल्मोड़ा में सबसे कम 40.87% मतदान हुआ और इसके साथ ही 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। इनमें से बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री अजय टम्टा, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत प्रमुख हैं, जिनकी साख दांव में लगी है, ईवीएम में कैद हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में कम मतदान के पीछे कई वजह मानी जा रही हैं। निर्वाचन आयोग और स्टार प्रचारकों के तमाम प्रयासों के बावजूद मतदाता पिछली बार की अपेक्षा बूथों तक नहीं पहुंच सका, जिससे मतदान प्रतिशत वर्ष 2009 के आसपास ही थम सा गया, क्योंकि 2009 में भी स्थिति कुछ ऐसी ही नजर आई थी। निर्वाचन आयोग के पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो साल 2004 में से सबसे कम यानी कि 49.25% मतदान हुआ था और इसके बाद चुनाव दर जो है चुनाव इसमें बढ़ोतरी हुई और इस बार 55.89% मतदान ने राजनीतिक दलों के साथ ही विश्लेषकों को भी चौंका दिया है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस अभी भी जीत का दावा कर रहे हैं। एक और जहां बीजेपी 25 लाख वोटों के अंतर से उत्तराखंड को जीतने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे सत्ता विरोधी लहर बता रही है। सवाल यही है कि आखिर क्यों मतदाता इतने प्रचार प्रसार के बाद भी अपने घरों से मतदान के लिए नहीं निकला और इसके साथ ही कम मतदान प्रतिशत के क्या मायने हैं, और इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। करीब 1.5 महीने से चल रहे प्रचार प्रसार की वजह से उम्मीद थी कि इस बार मतदाता दोगुनी उत्साह से आगे आएंगे, पर उत्तराखंड के वोटरों ने कम मतदान से सभी को चौंका दिया। चुनाव आयोग के भरपूर प्रयास के बावजूद राज्य में 55.89 ही मतदान हुआ, जो बीते 2 लोकसभा चुनावों के मुकाबले कम है। बता दें कि उत्तराखंड में साल 2014 में 62.15 और साल 2019 में 61.5% मतदान हुआ था। मतदान का अंतिम आंकड़ा अभी जारी होना बाकी है। वहीं मतदान प्रतिशत कम होने के बाद अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। अभी अंतिम आंकड़े आने बाकी हैं। दूर दूर की पोलिंग पार्टियां अभी पहुंची नहीं है। इसी के साथ में जो डाक मतपत्र है, आर्मी में नौकरी करने वाले जो वहाँ से जो डाक पत्र आने हैं, जो सर्विस में जो कर्मचारी लगे थे उनके डाक मतपत्र आने हैं, तो अभी उम्मीद है कि 2-2.5% अभी और बढ़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा कम अभी मत प्रतिशत जानकारी में आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि एक तो शादी विवाह भी बहुत ज्यादा पर्वतीय क्षेत्र में इस बार थे और इसका यह भी संदेश जाता है कि इस बार उत्तराखंड में विपक्ष का सफाया है। मोदी मैजिक, कल जो मतदान हुआ आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी मैजिक नाम की कोई चीज नहीं है। भाजपा झूठ और जुमलों के सहारे चुनावी वैतरणी पार करना चाहती थी, जनता ने उसे नकार दिया। जनता के जहन में 10 साल से जो महंगाई की मार झेल रही है, जो बेरोजगारी की मार जो है आम युवा झेल रहा है, जो सरकारी परिसंपत्तियां बेची जा रही हैं, पूरा का पूरा आकलन जो है जनता ने किया। और कल आपने देखा होगा कि भाजपा का जो वोटर है वो घर से वोट डालने के लिए निकला ही नहीं।
कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का मतदाता सुबह से ही जो है पोलिंग बूथ पर डटा रहा और शाम तक मतदान समाप्त होने तक वहाँ डटा रहा। लेकिन भाजपाइयों को लोग ढूंढते रहे, वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। कई जगह तो भाजपाइयों के जो है बस्ते तक नहीं लगे। और निश्चित तौर पर ये जो सत्ता विरोधी जनादेश है और निश्चित तौर पर भाजपा इस बार उत्तराखंड से पांचों की पांचों लोकसभा सीटें हार रही है और 4 तारीख को आने वाले रिजल्ट इस बात की पुष्टि कर देंगे। तौर पर बीजेपी दावा नहीं कर सकती वो इस बार 3-3 लाख के वोटों से जीतेगी, और कांग्रेस भी ये दावा नहीं कर सकती है कि वो वही चुनाव जीत रही है, क्योंकि चुनाव में जनता के मूड अलग था, इसलिए वो बहुत वोट डाले नहीं आए। लेकिन विपक्ष मजबूती से लड़ता नहीं नजर आया और सत्ता पक्ष उस तरह जनता को संतुष्ट करता नजर नहीं आया। उसी का परिणाम है कि वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड की अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 46.94, पौड़ी गढ़वाल में 50.84, टिहरी में 52.57, नैनीताल में 61.35, वहीं हरिद्वार सीट पर 62.36 मतदान हुआ। इसमें करीब 1.20 लाख पोस्टल बैलेट शामिल नहीं है। पोस्टल बैलेट प्राप्त होने के बाद अंतिम आंकड़ा जारी होगा। वहीं निर्वाचन टीमों की पूरी तरह वापसी के बाद मत प्रतिशत में अंतर आ सकता है। हालांकि भाजपा कांग्रेस अपने अपने हिसाब से जीत का दावा कर रहे हैं। एक और जहां भाजपा 25 लाख वोटों के अंतर से उत्तराखंड को जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे सत्ता विरोधी लहर बता रही है। भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए रिकॉर्ड तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों के अंदर उदासीनता नजर आई, कांग्रेस के लोगों ने अपना वोट, जो उनके कार्यकर्ता हैं, अपना वोट खराब करना नहीं चाहा, इसलिए उनके लोग, कांग्रेस के लोग वोट देने नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थक, आम जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए आई है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमने प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया था कि हम 5 सीटों को 5-5 लाख मतों से जीतेंगे, कम से कम 25 लाख वोटों से हम पूरे प्रदेश को जीतने वाले हैं, ये सुनिश्चित है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है जो मतदान का प्रतिशत लगातार उत्तराखंड में गिर रहा है। पिछले चुनाव की अगर बात करें 2019 की, तो हिमाचल प्रदेश से 10% कम था हमारा वोट। लेकिन आज आप देखिए कि ये वोट प्रतिशत का कम होना कहीं ना कहीं नाराजगी है, सत्ता विरोधी लहर है। 10 साल का केंद्र में शासन और 7 साल का यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही है, उससे जनता आजिज आ चुकी है। इनकी भाव भंगिमाओं से, इनकी अदाकारी से, इनके जुमलों से जनता मुद्दों पर बात करना चाहती है। अपने बच्चे के लिए रोजगार और अपनी थाली में भोजन की बात करना चाहती है, किसानों की और महिला सुरक्षा की बात करना चाहती है, अस्पतालों की और स्कूलों की बात करना चाहती है, सड़क और विकास की बात करना चाहती है। लेकिन ये जनता को गोल गोल सनातन धर्म के चारों तरफ ही घुमाते रह गए। कुल मिलाकर राज्य में मतदान संपन्न होने के बाद अब हार जीत का गुड़ा भाग शुरू हो गया है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म होने के साथ ही मैदान में उतरे 55 प्रत्याशियों का भविष्य भी ईवीएम में कैद हो गया है। अपनी अपनी जीत की उम्मीद में सभी उम्मीदवार अब अगले 45 दिन तक परिणाम के इंतजार में रहेंगे। देखना होगा 2024 का चुनाव किसको जीत का स्वाद चखाता है और किसको हार से सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि की चुनावी दंगल में आज चर्चा इसी बात को लेकर कि आखिर क्या वजह है कि मतदाता बूथों तक जाने का रुख नहीं कर पाया। इसकी विशेष क्या खास वजह है? ये बात अलग है कि सत्ताधारी दल जो हैं वो अपनी अपनी वजह बताते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष का ये मानना है कि सत्ता विरोधी लहर है ये, जो आज मतदाता बूथ स्थल तक नहीं पहुंचा, अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया गया मतदाताओं के द्वारा। लेकिन जो परसेंटेज, जो रेशियो सामने आ रहा है वो वाकई आज विश्लेषकों को भी चौंकाने वाला है। उन राजनीतिक दलों को भी ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्या वजह है कि इतने भव्य तरीके से एक ठोस रणनीति के तहत प्रचार प्रसार किया गया, मतदाताओं को जागरूक करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। फिर आखिर क्या वजह रह जाती है कि मतदाता इसके बाद भी बूथों स्थल तक नहीं पहुंच रहा है।
और लोग या फिर मुद्दे, एक वजह ये भी मानी जाए कि वो तमाम मुद्दे हैं आम जनता के बीच, उत्तराखंड वासियों के जहन में, कि उन्हें अब आस नहीं है इन राजनीतिक दलों से कि ये मुद्दे जिनका वादा इनके द्वारा किया गया उसे पूरा नहीं किया गया। क्या ये वजह मानी जाए या फिर वजह कुछ और, या फिर ये कहा जाए कि अब राजनीतिक सियासतदानों से ज़्यादा जो है वो आम जनता जागरूक हो चुकी है, अवेयर हो चुकी है, समझदार हो चुकी है। ये तमाम वजहों को क्या माना जा सकता है, क्योंकि शायद इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। एक तरफ तो 19 अप्रैल को यानी कि कल 5 लोकसभा सीटों पर जो है मतदान हो चुका है। अब जीत और हार का गुड़ा भाग की शुरुआत भी हो चुकी है और 55 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब बस इंतजार है 4 जून का, रिजल्ट आने का इंतजार है, यानी कि इन 45 दिनों तक इन सभी प्रत्याशियों को इंतजार करना होगा कि आखिर कब इनके भाग्य का जो फैसला है, रिजल्ट है, वो सामने आएगा, क्योंकि ये मतदाता ही भाग्य विधाता हैं। और इस भाग्य विधाता ये कहा जाए कि क्योंकि एक एक वोट जो है वो बेहद मायने रखता है और ऐसे में इनका बूथों स्थल तक ना पहुंचना मतदाताओं का ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर कमी कहां पर रह गई, आखिर इनके दिल तक वो सियासतदानों के वादे क्यों नहीं घर बना पाए कि इन्हें बूथ तक जाने के लिए मजबूर होना पड़ता। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर देवभूमि के दंगल में हम चर्चा करेंगे। आरपी रतूड़ी जी हैं, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष नौटियाल जी हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पीसी थपलियाल जी हैं यूकेडी के वरिष्ठ नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अरुण शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का स्वागत। शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता से कर लेते हैं आरपी रतूड़ी जी से। आरपी रतूड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई इस बार मतदाताओं को अवेयर करने के लिए, लेकिन आखिर कमी कहां पर रह गई कि जो मतदाता हैं वो घर से बूथ स्थल तक नहीं पहुंचे, क्या वजह? निश्चित तौर पर जब विपक्ष निष्क्रिय से और शिथिल भाव से चुनाव मैदान में जाता है तो उसका असर मतदान पे भी पड़ता है। जिस तरह से हमारी विपक्षी पार्टी ने रुझान देखा होगा, आपने देखा कि एक भी बड़ा नेता प्रचार प्रसार के लिए बाहर नहीं निकला। जो भाजपा का कमिटेड वोटर था वो निकला है, उसने वोट किया है, लेकिन जब उसने देखा, मतदाता ने, जो इनके पक्षधर थे, कि जब मेरे नेता ही निष्क्रिय हैं तो मैं क्यों सक्रिय हो जाऊं, वो निष्क्रियता का कारण रहा कि मतदान निश्चित तौर पर, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी घंटी नहीं है, ये ठीक नहीं है। मतदान लगभग 60-65% होना चाहिए, लेकिन मेरा जो मानना है, क्योंकि हम लोग जो बूथों में जा रहे थे तो हमने यही देखा कि अगर विपक्ष चुनाव में बड़ी ताकत लगा देता, विपक्ष तो कह रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता विरोधी लहर है ये, और इसीलिए मतदाता बूथों तक नहीं पहुंचे। नहीं, ये पार्टी, मैंने कहा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कमिटेड वोट है वो निकला है, उसने वोट किया है। ये जो निष्क्रियता विपक्षी दल की थी उसका मतदाता नहीं निकला तो परसेंटेज गिरा है। चलिए, ये वजह है कि विपक्षी दलों की वजह से, मतलब इसका जिम्मेदार भी विपक्ष है। ठीक है, हमारे साथ विपक्ष के नेता भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं आशीष नौटियाल जी का। आशीष जी, क्या वजह नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया, जोर शोर से वो चुनावी अभियान और प्रचार प्रसार नजर आया, लेकिन बावजूद इसके ये परसेंटेज इतना कम क्यों? देखिए सोनी मैडम, असली पता तो 4 जून को लगेगा। इस समय तो एक आंकलन का वक्त है जब हम लोग आंकलन कर सकते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज भी देखिए कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि 5-5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। कहाँ जीत रहे हैं? वोट तो पड़े ही नहीं, वोट टोटल है कितना ये तो देखें। तो ये लोगों का बेमतलब का कॉन्फिडेंस लेवल चल रहा है मैडम। जो आज जो मतदान कम हुआ उसका मेन कारण है जनता में निराशा।
जनता निराश है राजनीतिक दलों से देखा जाए तो। जनता ये सोच रही है कि एक उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था कि ये पार्टी आएगी तो हमें ये सब फैसिलिटी नहीं, मिलेगी जो भारतीय उन्होंने जनता बात पार्टी तो अभी भी कह रही है कि 25 लाख के अंतर से वोटों से हम जीत हासिल करेंगे। अभी निश्चित भी मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंस ये लेवल झूठा हाई है कॉन्फिडेंस भारतीय इतना जनता है, पार्टी का। इतना झूठा कॉन्फिडेंस है इनका, क्या आत्मविश्वास किस तरह से बोलते हैं। इन्होंने तो हर जगह बोला था, इन्होंने तो हिमाचल में भी बोला था हम ही सरकार बना रहे हैं, बंगला यहाँ पे भी बोला था, बांग्लादेश में, तो ये तो हर जगह बोलते हैं। तो लेकिन सच्चाई ये है कि जनता में निराशा है। आज आप देखिए मैडम, 35 गांवों ने वोट ही नहीं डाला, चुनाव का विरोध करा। कई और गांवों में भी वोट लोगों ने नहीं डाले। तो देखिए जनता सोच रही है कि हम वोट दे क्यों, हमने ऐसा ही रहना है, तो कोई फायदा नहीं है। जो विश्वास, जो वादे, और सबसे ज्यादा बड़ी बात बताऊं मैडम आपको, उत्तराखंड की जनता वाकई ही मोदी जी को सुनती है। उन्होंने मोदी जी को सुना है, मोदी जी के विचारों को सुना है। उन्होंने किस तरह से अपने जब भी भाषण हुए हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार हर बात की जाति आरोप लगाती हुई आई है। जनता इस बात को सुनती है। लेकिन जब जनता ने बाद में देखा कि ये वही पार्टी है जो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बोल रही थी, लेकिन असली भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर पकड़ा गया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जैसा इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे ऊपर तो सिर्फ आरोप है, आरोप तो किसी में भी लगा दो, आप चैनल में बैठे किसी विपक्ष को को भी नहीं बोल दो गया था चंदा, विपक्ष अभी भी उसी मुद्दे पर है। तो ये जो मैडम जो मेन बात हुई वो भ्रष्टाचार पकड़े जाने की बात है। भ्रष्टाचार किसका पकड़ा गया, जब एक आदमी पे बड़ा विश्वास होता है, जब इंसान उसको भगवान समझ बैठता है और जब उसका शैतान रूप देखता है, तो वो आदमी डर जाता है कि मैं किसको वोट दूं, कैसे वोट दूं। यहाँ तो ये भी शैतान निकला, तो सबसे बड़े शैतान तो ये निकले। और मैंने खुद बूथ में मैं भी बैठा था, इनको पता नहीं कि ना चश्मों से दिखता है क्या दिखता है। हमने देखा मैडम, जो मेन जो आदमी है, जो मेन जो वोटर था बीजेपी का, वो घर से नहीं निकला। मेन वो नहीं निकला कि त्रिवेंद्र जी से वोटर नाराज है, वो घर से निकलने को तैयार नहीं था उससे, क्योंकि इन्होंने टिकट त्रिवेंद्र जी को दिया। त्रिवेंद्र से तो कभी इनका तो भी नाराज था, जिन्होंने हटा के अलग किया। तो जो उधर की बात करें हरिद्वार की, तो वहां तो वोटर इसलिए नहीं निकला डोई अलग का। इधर राजा राजलक्ष्मी जी का पूरा विरोध था, यहाँ का वोटर नहीं निकला। तो इनके और वहां तो आप देख ही रहे हैं पौड़ी में किस तरह लहर चल रही है गणेश गोदियाल जी की। तो हर जगह इनकी स्थिति खराब ही नजर आ रही। और असली तो पता अब लगेगा। अभी तो एक हम लोग सोच सकते हैं, और सोचने में ये नहीं गारंटी दे सकते कि नहीं हम ही जीत रहे हैं या हम ही आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा कहता है जो नहीं, सोचने के साथ साथ, इस पर चर्चा करने के साथ साथ मुझे लगता है अब राजनेताओं को, मंत्रियों को भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसी क्या वजह रह गई, कि ऐसी क्या चूक रह गई कि हम मतदाताओं को उनके घर से नहीं निकाल पाए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व, और इस महापर्व में वोटर्स की भागीदारी इतनी कम, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि संविधान और लोकतंत्र को लेकर लगातार विपक्ष भी लोकतंत्र की रक्षा बचाए जाने को लेकर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाता रहा। सत्ता पक्ष का भी यही मानना है कि भाई देश की सुरक्षा का सवाल है। तो ये सोचने का विषय है। हमारे साथ यूकेडी से भी वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं, पीसी थपलियाल जी का रुख करेंगे। पीसी थपलियाल जी, क्या वजह भाप पा रहे हैं आप, क्या वजह नजर आ रही है आपको कि आखिर जो मतदाता हैं, क्योंकि ये 2004 में सबसे कम परसेंटेज था अगर देखा जाए जिस तरीके से जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, और अब इस बार जबकि इतना मतदाताओं को जागरूक किया गया, फिर क्या वजह रही कि मतदाता इतने बड़े पर्व में भागीदारी लेने के लिए घर से नहीं निकले? सबसे मुख्य कारण जो मुझे लगा वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ज्यादा ताकत जो अपनी झोंकी है पूरी की पूरी विपक्ष को बदनाम करने में, और जो युवा वर्ग है वो तो बिल्कुल निश्चित रूप से विपक्ष से विमुख सा हो रखा है। वो दीगर बात है कि बॉबी पवार ने एक युवा वर्ग को टीवी में जागृत करके एक मूवमेंट बेरोजगारों का चलाकर एक हनक अपनी दिखाई, लेकिन निश्चित तौर से जो लोग है, मैं गोदियाल के क्षेत्र की बात करता हूं, गोदियाल के क्षेत्र में लोग बीजेपी से भी नाराज थे और वो चाह रहे थे कि हम गोदियाल को वोट दें,
लेकिन वहां पे वो बोलने लग गए कि जी हमारा धर्म खराब हो जाएगा अगर हमने कांग्रेस को वोट किया तो। मतलब वो घर में रह गए, वो उन्होंने इससे ना बेटर कि मतलब वोट वो ही ना दो। भाजपा से नाराज है, लेकिन वो शर्म के मारे मैंने व्यक्ति बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, एक गढ़वाल में हमारे यहाँ हुआ कि जो चाह रहे थे कि मैं हम गोदियाल को वोट दें, उन्होंने कहा यार हम कांग्रेस को नहीं दे सकते वोट। अब ये समस्या आई, क्योंकि ये चीजें हैं हमने बहुत बड़े चुनाव में पहले भी देखे हैं कि जैसे यूकेडी से जैसे कोई उम्मीदवार आता है तो उसको मैंने कई बार बोला कि भगवान राम को भी अगर हम टिकट देते हैं तो उसकी जमानत जब्त होती है। ये जनता का भाव है कि हमने जो एक विश्वास जीतना था जनता का, उसमें हम असफल से रहे हैं, ये रहा है। लेकिन जहां तक ये बात है कि ये जो चुनाव में कम वोटिंग होना, तो मेनली क्या है कि आपने देखा कि पर्वतीय क्षेत्र में कम हुआ है, और जो मैदान के क्षेत्र है हमारे जैसे नैनीताल में, वो हुआ तो है, लेकिन जिस तरह से आज अकाल पड़ गया है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और तमाम विपक्ष में भी, कि जो एक जन नेता का टूटा पड़ गया है उत्तराखंड में, जिसकी बात सुनने के लिए जनता तैयार है। हम जब आंदोलन के टाइम में हमारे इंद्रमणि बडूनी जी ने बोला कि राज्य नहीं तो चुनाव नहीं, तो काफी लोगों के पांव हिचक गए थे उस समय इस वोटिंग करने में। मतलब जनता में एक असर था, क्योंकि वो हमारे पास एक चेहरा था। लेकिन आज अकाल पड़ गया उत्तराखंड में। कोई भी नेता, आप ही देखिए कि गोदियाल ने कभी ये नहीं सोचा कि हरीश रावत जी या फलाने तुम इधर आ जाओ। भाई हरीश रावत तो केंद्र में मंत्री रहा है और बड़ा नेता रहा है उत्तराखंड का, लेकिन उसकी भी जरूरत, अगर वो जाता तो वोट कम हो जाती, क्योंकि वो बदनाम। चलिए, हमारे साथ अरुण शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं अरुण शर्मा जी की भी। अरुण शर्मा जी, क्या आपको भी लगता है कि वाकई जन नेताओं का टोटा पड़ गया है? शायद ये एक वजह मानी जा सकती है। हालांकि राजनीतिक पार्टियों के अपने आरोप प्रत्यारोप निकलकर सामने आ रहे हैं, पक्ष का मानना है, विपक्ष का जो मानना है, क्योंकि कोई जैसे कि अभी आशीष जी कह रहे थे कि भाई राज लक्ष्मी शाह का विरोध हुआ, जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही, उनके कामों को नहीं पसंद किया, जनता ने नकारा। त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध किया गया। तो क्या असल में यही मायने हैं या फिर कोई और वजह? अनम्यूट करिएगा अरुण जी। अरे आवाज आ रही जी? आ रही है जी, सुन पा रहे हैं। थैंक यू तुम सफलाल जी ने आज बहुत सही बात बोली कि उत्तराखंड में किसी जन नेता का अभाव हो गया, लेकिन उत्तराखंड में आंदोलन का भी तो अभाव हुआ, क्योंकि हम भी छात्र संघ से जीत के और उसके बाद पत्रकारिता में आए थे। और उस टाइम हमने देखा था कि जब जब कोई आंदोलन होते हैं तो नया नेता उभर के आता है, चाहे वो वार्ड स्तर का हो, ग्राम स्तर का हो, लेकिन आंदोलन होने चाहिए। लेकिन एक लंबे समय से कोई आंदोलन नहीं हुआ। देखिए, मैं थपलियाल जी की बात से 100% सहमत हूं कि बेरोजगारों का आंदोलन हुआ तो बॉबी पवार उभर के सामने आया, ये सबके सामने है। लेकिन जो मतदान प्रतिशत ज्यादा होता है कभी भी, तो उसे यह कहा जाता है कि वो सत्ता विरोधी लहर है, आमतौर पे जब भी देखें, और उसका खामियाजा निश्चित तौर पर सत्ता को भोगना पड़ता है जब मतदान ज्यादा होता है। बिल्कुल। और इस बार मतदान कम हुआ है, तो कम के क्या मायने निकाले जाए? जैसे थपलियाल जी ने तो अपनी बात क्या दी, कम होने के बहुत सारे कारण हैं, और वास्तव में वो कारण वाजिब भी लगते हैं, क्योंकि हमारे आसपास हमारे मित्रों में कई जगह शादियां थी, और वो जो पूरा का पूरा परिवार वो शादियों में इतना व्यस्त हुआ कि वोट डालने नहीं गया। ये प्रैक्टिकल बात थी और हमारे सामने हुई, इसलिए हमें पता है। बहुत सारे लोग शादियों की वजह से, क्योंकि बड़ा साया था 18-19 का, बहुत ज्यादा शादियां थी, तो बहुत सारे लोग उस वजह से नहीं गिरा पाए। लेकिन अगर आप मतदान का एनालिसिस करें, जो 2-2 घंटे का आप हमें मतदान प्रतिशत मिला, उसका एनालिसिस करें,
तो 11 बजे तक लगभग 25% मतदान हो चुका। लेकिन उसके बाद के अगर 2 घंटे में मतलब 4 घंटे में इतना हुआ, तो 11 बजे से 5 घंटे जो 6 घंटे हमें मिले हैं, उसमें मात्र 30% ही मतदान हुआ, क्योंकि 56% के आसपास मतदान हुआ है, जो पिछली बार से निश्चित तौर पर कम है, और पिछली बार भी उससे पिछली बार से कम हुआ था। आपके पास ही आंकड़े हैं कि 14 में कितना हुआ, 19 में कितना हुआ, 24 में कितना हुआ, बिल्कुल ये आंकड़े आपने अभी बताए। तो अगर हम इन सबका एनालिसिस देखेंगे तो 14 में थोड़ा ज्यादा हुआ था, 19 में उससे कम हुआ, लगभग 1% कम हुआ, और इस बार लगभग 6-7% का अंतर है, क्योंकि अभी जो पोस्टल बैलेट है वो आज तक आने थे, 10 बजे तक जो प्राप्त हो जाएंगे वो स्वीकार किए जाएंगे। और उसके अलावा बहुत जगह जहां देर रात तक लाइनें लगी रही, वहां के नतीजे भी जब फाइनल टैली होगी, मुझे लगता है कि आज निर्वाचन आयोग इसे जारी करेगा, तो ये भी आएंगे। तो ये मान के चलें कि ये 56% के आसपास बता रहे हैं, तो वो 57 या 58% हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको कह रहा था कि कल पहले 4 घंटे में जो मतदान हुआ, उस स्पीड से बाद के 6 घंटों में नहीं हुआ। तो आप ये देखें कि कल कितनी गर्मी थी। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम एलीट क्लास कहते हैं, जो सुबह सुबह चला गया तो चला गया, उसके बाद वो वोट डालने नहीं आता। और असली वोटर कौन होता है? जो निम्न और मध्यम तबके का व्यक्ति होता है, वो असली वोटर होता है। और उस वर्ग को केंद्र सरकार की योजनाओं का कितना फायदा मिला, ये 4 जून को सामने आ जाएगा कि उन्होंने उसको देखते हुए वोट दिया, या मोदी मैजिक को देखते हुए वोट दिया, या मोदी के खिलाफ वोट दिया। बिल्कुल। अब आप जितने लोग बैठे हैं यहाँ, थपलियाल जी भी मेरी बात से सहमत है, रतूड़ी जी तो मना करेंगे ही नहीं। निश्चित तौर पर मोदी एक बड़ा फैक्टर चुनाव में है। इस चीज को कांग्रेस कितना ही इनकार कर ले, लेकिन आप ये लगाइए कि यहाँ तमाम बीजेपी के प्रचारक आए, मोदी भी आया, अमित शाह भी आए हैं, राजनाथ सिंह भी आए हैं, बिल्कुल, और नड्डा जी भी आए हैं, उसके अलावा छोटे मोटे तमाम लोग आए। लेकिन इनकी तरफ से कौन आया था? हल्द्वानी और रुड़की में 2 मीटिंग हुई है प्रियंका गांधी। राहुल गांधी नहीं आए, ना उन्होंने न्याय यात्रा में या भारत जोड़ो यात्रा में उत्तराखंड को टच किया, ना उसके बाद इलेक्शन में टच किया। और कहीं ना कहीं ये चीजें बताती है कि अब हरीश रावत बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के। थपलियाल जी ने सही कहा कि उनसे नाराजगी है, कांग्रेसियों की भी है, जनता की भी है, क्योंकि उनके जो कर्तव्य है वो जिम्नास्ट है, बहुत बढ़िया, वो कर्तव्य दिखाते रहते हैं। अब वो केवल हरिद्वार लोकसभा सीट नहीं, लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, क्योंकि उत्तराखंड की जो जनता है, या वोटिंग प्रतिशत के आधार पर बात की जाए, विपक्ष के मुद्दे आपको भी अरुण जी पता है कि उन बेसिक मुद्दों को लगातार विपक्ष उठा रहा था, चाहे हम महंगाई का जिक्र करें, बेरोजगारी का जिक्र करें। ये ऐसे मुद्दे थे कि लगता था कि हाँ, क्षेत्रीय जनता जो है इस मुद्दे को थोड़ी तवज्जो देकर बूथ स्थल तक पहुंचेगी। लेकिन क्या अब जनता आगे का जो एक होता है कि भविष्य को भाप जाना, या फिर उस प्रतिनिधि या उस प्रत्याशी, उस नेता की बातों पर भरोसा न जताना, क्या माना जाए? नहीं, देखिए, भविष्य को तो बिल्कुल उत्तराखंड की जनता देखती है, और उत्तराखंड की जनता हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव वोट देती। आज तक जितने चुनाव हुए उसका कारण है, उसका कारण हमें समझना पड़ेगा। एक तो यहाँ सैन्य कर्मी बहुत ज्यादा है, हर तीसरे परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति सेना में है या सेना से रिटायर हो चुका है। दूसरी चीज, यहाँ शिक्षक वर्ग बहुत बड़ा ताकत है, या तो जो नौकरी में है या रिटायर हो गए, तो इसलिए उत्तराखंड का लिटरेसी रेट भी ज्यादा है। लिटरेसी रेट की हम बात करें, साक्षरता की बात करें, उत्तराखंड का एक बहुत अच्छा रेट है, और उसी को देखते हुए उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड का वोटर राष्ट्रवादी सोच के साथ वोट देता है। आज तक जितने चुनाव हुए, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव था, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव कहें या त्रिस्तरीय चुनाव कहें, इनसे अलग होता है। और दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हर चुनाव में हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज के लोग वोटर पर्ची लेके आते थे।
वो संपर्क होता था। इस बार केवल इलेक्शन कमीशन की पर्ची आई है, उसके ना कांग्रेस की ना भाजपा की कोई आदमी घर तक नहीं गया। केवल इन लोगों ने रैलियां, रोड शो पे विश्वास किया। उसके अलावा जो घर घर का संपर्क होता है वो इस चुनाव में कतई नहीं हुआ। बिल्कुल जी, कवायद और कोशिशें बहुत की गई, लेकिन कम के कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरुण जी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया, क्योंकि असल मायने यही थे कि हाँ, शादी ब्याह कामकाज में जो लोग हैं, मतदाता बिजी हो गए अपने घर परिवार में। शायद यही वजह है कि वो घर से नहीं निकल पाए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि की चुनावी दंगल में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही चरण में 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। 55 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब बस 4 जून का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कौन सत्ता पर आसीन होगा, किसको भरपूर जन समर्थन मिला है, क्या वो सरकार की तमाम योजनाएं वो उत्तराखंड वासियों को या उत्तराखंड की जनता को लुभा पाई हैं, उनके दिल में जगह बना पाई हैं। लेकिन जिस तरीके से परसेंटेज जो वोटिंग का कम आ रहा है, ये ज़रूर सोचने पर मजबूर कर रहा है, और आज इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आरपी रतूड़ी जी बीजेपी से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खास मेहमान बने हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं आरपी रतूड़ी जी, क्योंकि लगातार, हालांकि विपक्ष का अपना दावा है कि बहुत सारे आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अब 25 लाख के वोटों से अंतर से जो जीत होने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और दूसरी तरफ अभी आशीष जी कह रहे थे कि भाई राजलक्ष्मी शाह जी का भी भरपूर विरोध किया गया, तो ये भी एक वजह मानी जा रही है कि जिस तरीके से उम्मीदवारों का विरोध किया गया, ये भी एक वजह रही कि लोग बूथों तक नहीं पहुंचे। सोनी जी, यही तो दुर्भाग्य है कि विपक्ष आकलन नहीं करता कि वो किसका विरोध है। इन्होंने कहा कि लोगों ने वोट का विरोध किया। जरा इनसे पूछें कि 2 विधानसभाओं में, एक विधानसभा चक्रोता के लोगों ने, जहां से 8 बार के विधायक कांग्रेस के हैं, उन्होंने वहां के 26 गांव ने विरोध किया, और एक प्रतापनगर में जहां कांग्रेस का ही विधायक है, वहां के लोगों ने विरोध किया। तो क्या ये उस खाते को अपने में नहीं गिनते हैं कि आखिर इनके जनप्रतिनिधि का भी तो विरोध हुआ होगा? ये केवल बीजेपी का विरोध कह रहे हैं, तो इनके विधायक थे वहां इतने सालों से, इतने समय से, क्या उन्होंने उनको मनाने का काम नहीं किया? उनका विरोध नहीं था? तो केवल झूठी बातों से ये कहकर, मैंने कहा नहीं कि इनकी निष्क्रियता जो रही है, जब इनके बड़े नेताओं ने लावारिस छोड़ दिया उत्तराखंड को, तो उत्तराखंड की जनता ने भी इनको लावारिस छोड़ दिया। इनके मतदाता बाहर निकलने को तैयार नहीं हुए कि जब इनके नेता हमको नहीं याद करते हैं तो हम इन्हें याद क्यों करें। तो हमारा जो कमिटेड वोट था, जो बीजेपी का वोटर था, वो निकल के आया, और जो इनका समर्थक वोटर था वो बिल्कुल निकल के नहीं आया। मैं आपको बताऊं कि मेरे डिफेंस कॉलोनी के पास ही 12 बजे इनका बस्ता बंद हो गया। जब ये शहर के नजदीक ये हालत हुई कि 12 बजे वो बस्ता बंद हो गया, तो बाकी जगहों में, ग्रामीण अंचलों में क्या हुआ होगा? आदरणीय थपलियाल जी ने बिल्कुल सही कहा कि भाई लोगों ने वोट दिया है, कुछ सोच के दिया, भावनात्मक कहता नहीं। ये राष्ट्र के लिए वोट दिया जाता है, राष्ट्र निर्माण के लिए वोट होता है, और उत्तराखंडी राष्ट्रवादी है, तो अपने राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने जिसको वोट देना था वो चाहता है। रतूड़ी जी वापस लौटेंगे डिबेट में। फिलहाल अमरोहा का रुख करना होगा। अमरोहा का रुख करते हैं, जहां पर महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यानी कि चुनावी रैली में पहुंचे हुए हैं, और अखिलेश यादव इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। स्वागत के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी
आज 10 साल हो गए, बताओ किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो? कोई हमारा बुनकर भाई खुशहाल हो गया हो? हमारे नौजवानों को कहा कि नौकरी देंगे हर साल 2 करोड़। बताओ बेरोजगारी इस तरीके से फैली है और सरकार जानबूझ करके बेरोजगार रखना चाहती है। अभी जितनी भी सरकार में परीक्षाएं हुई हैं, सब पेपर लीक हो गए। पहला पेपर लीक हुआ, सरकार सावधान नहीं हुई। उसके बाद जितनी परीक्षाएं हुई, सब में पेपर लीक हो गए। और कई बार मैंने कहा कि 60 लाख बच्चों का, 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया इस सरकार ने। और अगर किसान नाराज हैं, अगर हमारा नौजवान भी नाराज है, और अगर 60 लाख बच्चों के परिवार का इन्होंने भविष्य छीना है, तो केवल अगर हम 60 लाख के परिवार के लोगों की नाराजगी को गिन लें, अगर एक परिवार में 3 लोग इस सरकार से नाराज हैं, तो 60 लाख बच्चों का पेपर लीक किया इन्होंने। अगर 60 लाख का गुणा 3 से करें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें, तो बताओ 2,25,000 वोट कम हो रहा है हर लोकसभा में कि नहीं कम हो रहा है? और जिस तरीके से खुल करके बहुत सारे परंपरागत वोट जो बीजेपी को मिला करता था, वो खुल करके विरोध कर रहे हैं। हर लोकसभा में पंचायत हो रही है। ऐसे परंपरागत वोट जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, मैं उनकी राजनीतिक चेतना को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपना पंचायत कर करके फैसला ले रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। ये जो जुमले दिए थे, वो गारंटी दे रहे हैं। इन्होंने कभी कोरोना भगाने के लिए ताली और थाली बजवाई थी। ये गारंटी नहीं, ये घंटी है इनकी। हमें इनकी गारंटी नहीं चाहिए। हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है, वो संविधान की गारंटी चाहिए। और उस संविधान की गारंटी आपको अधिकार दिलाएगी। संविधान की गारंटी हमें आपको सम्मान दिलाएगी। इसलिए 2024 का चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए और अपने वोट के एक अधिकार को बचाने के लिए आप लोग सब मिलकर के दानिश अली को जिताने का काम करना, इनकी मदद करने का काम करना। बताओ, मदद करेंगे आप लोग? दानिश अली जी को मदद कर करके लोकसभा में भेजोगे? हमारे विधायक ये कह रहे थे, महबूब अली जी ने बहुत काम किया है। सड़कें बनवाई, पुल बनवाए, फ्लाईओवर बनवाए, एम्बुलेंस चलवाई, पुलिस के लिए गाड़ी चलवाई। सरकार में बहुत काम हुए हैं। सड़कें बनी और ये स्टेडियम भी बना। काम में कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर यहाँ के लोग ठान लेंगे तो पहले बहुत वोटों से जिताया था, बहुत वोटों से जिताया था। यही विधानसभा अगर मन बना लेगी तो 1 लाख वोट से जिता करके भेजेगी। हमारे मंत्री जी थोड़ी कंजूसी करते हैं, इन्हें कंजूसी।
तो दानिश अली के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। 17 बार के चुनाव में हर दल को इस जिले में यानी कि अमरोहा लोकसभा सीट एक ऐसी सीट रही जो किसी का भी गढ़ नहीं रही। इस बार किसे मौका मिलेगा, क्योंकि बीजेपी से तंवर यानी कि तीसरी बार भरोसा जताया है कुंवर सिंह तंवर पर भारतीय जनता पार्टी ने। अब किसको मौका मिलता है ये फिलहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा। चुनावी दंगल में वापस लौटते हैं, खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष नौटियाल जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, देखा जाए अभी आप रतूड़ी जी को भी बखूबी सुन रहे थे, क्या लगता है कौन सा फैक्टर इस बार काम करेगा, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर जो है आम जनता अपने वोट को देने के लिए बूथ स्थल तक पहुंची। रतूड़ी जी की पूरी टेंशन यही है कि कांग्रेस के नेता क्यों नहीं आए। आपके तो आए थे और बड़ा आह्वान भी किया था अधिक से अधिक वोट दे, फिर भी वोट नहीं दिया। तो आप अपने आप को देखें, कांग्रेस के नेताओं की चिंता ना करें। कांग्रेस ने अपनी गारंटी दी है और कांग्रेस के नेताओं की जहां आवश्यकता होगी निश्चित लेकिन इस गारंटी पे क्या आम जनता को भरोसा होगा? निश्चित मैडम, मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, जो भाजपा की गारंटी है उस पर तो जनता को भरोसा नहीं हुआ, उसका समझ ही नहीं आएगी गारंटी है क्या की। वो गारंटी इनका कार्ड समझ में ही नहीं आया और हमारा गारंटी कार्ड एंड यूजर तक पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि बड़े बड़े जो चैनल जो लोग देख रहे हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं घर के, वो जो सुबह से आज तक टीवी लगा के बैठे होते हैं, वो लोग नहीं देख पाए। हमने क्या बोला था? हमने कहा हम 1 लाख रुपए प्रत्येक घर में हर महिला को देने वाले, एक महिला को साल का। पर जनता को पता ही नहीं। आज सुबह मैं गया था मार्केट, मैं खुद गया था और मैंने बात करी लोगों से। मैंने पूछा आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में पता है क्या है? तो उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं क्या है। मैंने पूछा आपको गारंटी कार्ड क्या कांग्रेस की गारंटी के बारे में पूरा पता है? उन्होंने कहा मुझे ये भी नहीं पता। वो भी विसर्जन वोट देने नहीं गए थे और वो बीजेपी के थे। तो स्थिति ये है, हमारी गारंटी। अच्छा, दूसरा, भाजपा हमसे पूछ लिया आप 1 लाख कहां से दोगे साल का हर महिला को? अरे तुम समझ नहीं रहे हो, 60 साल हमने भी इस देश में रहे हैं, हमने भी सरकार चलाई है। नहीं, ये सवाल तो मेरा भी है भाई, कैसे होगा, इसके लिए क्या रोड मैप है विपक्ष का? ये सवाल तो बेहद महत्वपूर्ण है। रोड मैप क्यों नहीं होगा मैडम? बिना रोड मैप के थोड़ी दे देंगे। 16 लाख करोड़ अगर ये माफ कर सकते हैं अपने अमीर अरबपतियों का, खरबपतियों का, तो हम 16 लाख करोड़ रुपए से ये देने का काम भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर जो पैसे खाने का काम कर सकते हैं, उससे हम जनता को फैसिलिटी। मैडम, इतना पैसा आ रहा है सरकार पे, पैसा कम नहीं आ रहा है। आप देखिए जीएसटी के नाम पे कितना पैसा आ रहा है। ठीक है आशीष जी, माफी चाहेंगे, आपको रोकना चाहेंगे। वापस लौटते हैं, एक बार फिर से अमरोहा का रुख कर लेते हैं, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए जरा। चुनाव में एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस, ये विचारधारा की लड़ाई है। और पहली बार इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है और बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। आपने सुना होगा बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर हम चुनाव जीत गए तो संविधान को हम बदल देंगे। सबसे पहले मैं इनसे कहना चाहता हूं, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को बदल सके। पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 15-20 अरबपतियों का दबाकर काम किया है। अदानी नाम आपने सुना होगा, सुना है? देश के सारे एयरपोर्ट उसको दे दिए, पोर्ट्स दे दिए, बिजली, खदानें, डिफेंस की पूरी इंडस्ट्री दे दी। तरीका बड़ा सिंपल है। एक तरफ आपका ध्यान भटकाते हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का पूरा धन
इन्हें 20-25 लोगों को दे देते हैं। पता नहीं आपको मालूम या नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ कितना होता है? नहीं, बहुत होता है, मगर कितना होता है मैं आपको बताता हूं। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था ना जब यूपीए की सरकार थी। अगर आप 25 बार किसानों का कर्जा माफ करो या 25 साल का मनरेगा का पैसा, इन्होंने 10-15 लोगों का कर्जा माफ किया है। आज हालत यह हो गई है कि 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ में। एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, और दो हिंदुस्तान बन गए हैं। और आप देखते हो हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी रोज देखता है 20-25 अरबपति हैं, जो भी सपना देखना चाहते हैं पूरा कर देते हैं। हवाई जहाज में उड़ते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, और बैंक का पूरा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इन लोगों को दिया है। पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। आपका पैसा है। आप अगर शर्ट खरीदते हो 500 रुपए की, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अदानी देता है। आपकी आमदनी हजारों में, उसकी आमदनी हजारों करोड़ों में, मगर जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी वो देता है। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। और ये 20-25 बड़े अरबपति चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचते हैं। नरेंद्र मोदी एक तरफ मेक इन इंडिया कहता है, और दूसरी तरफ जो लोग मेक इन इंडिया कर सकते हैं, छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेस वाले, कारीगर, उनके लिए वो नोटबंदी और जीएसटी कर देता है और उनको खत्म कर देता है। उसको कोई मेक इन इंडिया नहीं चाहिए, उसे सिर्फ मेक इन चाइना चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि चाइना का माल हिंदुस्तान में बिके और अरबपतियों को उसका फायदा हो। तो राहुल गांधी को आप सुन पा रहे थे। फिलहाल अमरोहा में एक साथ एक मंच पर गठबंधन सपा सुप्रीमो और राहुल गांधी की मौजूदगी, और इस बीच राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कहा, निशाना साधते हुए नजर आए कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ ये लड़ाई है। हमारे साथ देवभूमि के चुनावी दंगल में एक बार फिर से वापसी करते हैं, पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। पीसी थपलियाल जी, इस बार क्या लगता है, मोदी फैक्टर काम करेगा? मोदी की गारंटी पे आम जनता को भरोसा होगा या फिर राहुल की गारंटी पर? क्योंकि लगातार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं वो चुनावी प्रचार प्रसार में आम जनता के बीच नजर आए, चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, विपक्ष की तरफ से वो शायद उस तरीके की तैयारी देखने को नहीं मिली। देखो, जब चुनाव से पहले हम मान के चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई नहीं टिकने वाला, हम मतलब अपने मन अंदर खाने हम ये जानते थे कि बहुत ही मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरह से हम अपने फ्रेंड सर्कल में, जब मैं फौजी संगठन में मैं पाता था 95% लोग बिल्कुल अंधभगत होते थे। और इवन कॉलोनी में बसंत विहार, उधर तो इंदिरा नगर जितना है फुल ऑफ भाजपा के गढ़ हैं, गढ़, और इन गढ़ों में सेंध लगाना हमें बिल्कुल ही असंभव लगता था। लेकिन जब शुरुआत हुई चुनाव की और जब नामांकन में जब भीड़ ब्रेक थ्रो किया, वो गणेश बोधियालय जिसने पौड़ी में बड़ी भारी जनता का नामांकन के दिन में आ गई, उमड़ पड़ी। फिर यही उमड़ाव हमने भोवी पवार की उसमें देखा, फिर जोत सिंह कंसोला तक की इतनी भीड़ लाए पूछो मत। तो इन भीड़ों को देखते हुए हमने सोचा कि यस,
समवेयर गुंजाइश है। और इन भीड़ों को देखकर भाजपा भी भयभीत हो गई। तब उन्होंने इतने सारे अपने प्रचारक यहाँ पे उड़ेल दिए, टॉप मोस्ट, जो पूरे बड़े बड़े जगह इन्होंने नहीं भेजे, यानी प्रधानमंत्री का हार का डर था। 5 संसदीय सीट के लिए 2 बार प्रधानमंत्री का आना, 2 बार, और उसके बाद योगी का आना, डिफेंस मिनिस्टर का आना, जनरल पीके सिंह का आना, नड्डा का आना, मतलब इन्होंने इतना भयभीत हो गए थे। और यहां तक कि ये फिर बिलो द बेल्ट, जो यानी अब जब आप सभी प्रचारक को ऐसे नहीं है, जनता सुनने गई, लेकिन वो कुछ भी नया नहीं बोले, वो गाली देते रहे विपक्ष को, लेकिन जहां जनता को, पीड़ित जनता को, जो लहूलुहान जनता पे कहीं मरहम पट्टी नहीं लगा गए, इसलिए जनता असंतोष हो गई, वो निराश हो गई, निराश इन लोगों के व्यवहार। अब प्रधानमंत्री का भाषण सुनो आप, कि मैं जो 60 साल से कांग्रेस ने आग लगाई है उसको मैं बुझा रहा हूं भाइयों, मेरे को और 5 साल दो। तो जिस तरह से फिर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने क्षेत्रीय मुद्दों को लिया, ये राष्ट्रीय मुद्दों को नहीं लिए। अगर इन्होंने राहुल गांधी को लाया होता यहाँ, तो राहुल गांधी यही बोलते जो अभी बोल रहे हैं, और इसका प्रभाव उत्तराखंड की धरती पे बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो आरएसएस को लपेटते हैं वो उनका एक ड्रॉबैक है। देखिए, आपको टारगेट उसको बनाना चाहिए जो राजनीतिक दल फ्रंट में युद्ध में तुम्हारे साथ है, वो भाजपा है। वो कहां पूंजीपतियों को लपेट रहे हैं, वो आरएसएस को लपेट रहे हैं। वो किसानों की बात अगर इस तरह से यहाँ पे करते जो अभी कर रहे थे, और उन्होंने कर दी थी। उत्तराखंड में किसान वर्ग का बड़ा टोटा है, पहाड़ में किसान है ही नहीं, नाम मात्र के लिए, केवल जो पैसा लेने के लिए होता है, दैट्स ऑल। और उसको मोदी दे रहा है, वो किसानी करता नहीं है, बंजर खेत है, और मोदी की तरफ से पैसा मिल रहा है उसको, और ऊपर से राशन, बिकॉज हमारे खेत खलियान बंजर पड़ गए हैं, 5 किलो राशन भी दे रहा है मोदी। तो इन तमाम सवालों जिस तरीके से अभी राहुल गांधी बोल रहे थे, फाइनल कमेंट ले लेते हैं थपलियाल जी, अरुण जी का क्या लगता है, ड्रॉबैक ही जिस तरीके से थपलियाल जी ने कहा कि जो अभी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, इसी तरीके का वक्तव्य यहाँ भी होता, तो यहाँ पे ऐसे वक्तव्य पर की कोई जरूरत भी नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा थपलियाल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज बिल्कुल ट्रैक पे है। और दिन ये फिर इधर उधर हो जाते हैं, पर आज बिल्कुल सही है। मैं इनको धन्यवाद बोलता हूँ कि देखिए, जब बात संगठन की हो, देखिए एक तो संगठन, एक मोदी मैजिक, तीसरी चीज प्रचार, बिल्कुल ठीक, चौथी चीज सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग। आप ये देखिए, आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी दिन भर इंटरनेट देखता रहता है। और मुझे लगता है बीजेपी इसको बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए इस रणनीति पर चलती है। उनके पास सारे पेशेवर टीम है जो उनकी रणनीति को सटीक तरीके से अंजाम देती। देखिए, निश्चित तौर पर जो थपलियाल जी ने बोला कि गणेश गोदियाल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया इस चुनाव में, बिल्कुल, रिजल्ट क्या आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज वो नंबर 1 है पूरे कांग्रेस के कैंडिडेट। बिल्कुल। दूसरी चीज, अल्मोड़ा में प्रदीप टमटा कांग्रेस की तरफ से मजबूत लड़ाई लड़ी उन्होंने, रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन नैनीताल बहुत कमजोर रहा, बिल्कुल, टिहरी बहुत कमजोर रहा, और खासकर हरिद्वार बहुत कमजोर रहा। ये बहुत कमजोर रहे, और कहीं ना कहीं जो एक दिक्कत हो गई है कांग्रेस के साथ, कि कांग्रेस में अगर आजकल हम वो सुने गौरव वल्लभ के, जो इनके प्रमुख वो थे प्रवक्ता, और अब बीजेपी में आ गए। बिल्कुल अरुण जी, देखा जाए तो कांग्रेस की रणनीति को लेकर हमेशा से ही सवाल खड़े होते रहे हैं कि उस ठोस रणनीति के साथ वो जनता के बीच में अपनी पैठ नहीं बना पाते हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत सामने आया है, ये जरूर चौंकाने वाला है कि आखिर इतना जागरूकता के बावजूद भी किस आधार पर जनता, या फिर जनता ये समझ चुकी है, ये जान चुकी है कि एक मोदी मैजिक ही है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। हालांकि 4 जून तक का इंतजार करना होगा, क्या कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आता है ये देखना होगा। इसी के साथ चुनावी दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।